हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी बटनेर आईएएस। एनसीईआरटी साइंस सीरीज के अंदर हम 8th क्लास के चैप्टर शुरू कर चुके हैं। 5 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा है 6th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम, और हिंदी में आप इसे कहते हैं दहन एवं ज्वाला। देखिए, अगर हम डेली लाइफ में बात करें, सो द लिस्ट ऑफ कंबशन रिएक्शंस क्रिटिकल टू एवरीडे लाइफ गोज ऑन, यानी कि जो दहन की जो आग लगने की, हम अगर आम भाषा में कहें दहन जिसे मैं कह रही हूँ, तो ये जो घटनाएं हैं हमारे दिन प्रतिदिन में हमें अक्सर सुनाई देती हैं। तो जो फ्यूल का कंबशन है, दहन है, हैव हीटेड एंड लिट आवर होम्स एंड कुक्ड आवर फूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, यानी कि दहन के कारण जो हमारा खाना है वो पकता है, कई बार जो है आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की खबरें जो है हम सुनते रहते हैं। तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि जो दहन है या ये जो आग लग रही है ये क्यों लग रही है, कैसे बढ़ रही है, किन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से ये बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है कंबशन, कंबशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं दहन। ठीक है, तो कंबशन है क्या? जैसे मैंने आम भाषा में हमने कहा जलना, तो कंबशन इज द साइंटिफिक वर्ड फॉर बर्निंग। बर्निंग हम जलना, जल जाना आम भाषा में कहते हैं। तो वहीं जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंटिफिक वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो कंबशन, in a combustion reaction a substance reacts with oxygen from the air। एयर क्या है? एयर के अंदर ऑक्सीजन है। तो जो भी सब्सटेंस है, यानी कि जो भी पदार्थ जो जल रहा है वो ऑक्सीजन में रिएक्शन कर जाता है और वो जल जाता है। ठीक है, दहन हो जाता है उसका। तो कंबशन रिएक्शन हैपन एट हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द सराउंडिंग एज लाइट एंड हीट। और ये जो रिएक्शन होती है इसमें लाइट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। दिस इज वाई यू सी फ्लेम्स व्हेन थिंग्स बर्न। और इसीलिए जब कोई चीज़ जलती है तो हमें फ्लेम्स, लपटें दिखाई देती हैं और हमें हीट यानी कि गर्मी भी आसपास महसूस होती है। ठीक है, तो ये हुआ कंबशन यानी कि दहन। तो क्या होगा दहन? दहन की परिभाषा हम अगर पढ़ना चाहें तो क्या कहेंगे? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी देता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। अब जो पदार्थ जल रहे हैं, जिन सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं, जो पदार्थ जल रहे हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? दाह्य पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ जैसे आप कहते हैं। ठीक है, दाह्य पदार्थ। क्लियर? द सब्सटेंसेस व्हिच बर्न इन द एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। तो दाह्य पदार्थ जैसे जो भी चीज़ जल रही होगी, जैसे कोयला जल जाएगा, ठीक है, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, लकड़ी जो है वो जल जाएगी। तो अलग अलग चीज़ें, जो भी चीज़ें जल रही हैं, जैसे सपोज किसी जंगल में आग लग रही है तो वो जो जंगल के पेड़ पौधे हैं वो ज्वलनशील पदार्थ हो जाएंगे, कंबस्टिबल जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन इन द एयर इज एसेंशियल फॉर कंबशन। अब जो कंबशन की हम बात कर रहे हैं, दहन की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? तो उसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, नहीं जलेंगी, कंबशन नहीं होगा, दहन नहीं होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। जो गर्मी है, एनर्जी है और रोशनी है, लाइट की हम बात कर रहे हैं, वो रिलीज होती है। इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैचेस फायर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जिसे हम हिंदी में कहेंगे ज्वलन ताप। रुकिए मैं इसे देख लेती हूँ, इसे आप क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ जी, तो सही बताया मैंने आपको, इसे ज्वलन ताप कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर यहाँ में लिख दीजिए इसको, ज्वलन ताप। ठीक है, तो ज्वलन ताप क्या होगा? लोएस्ट टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर, वो सबसे टेम्परेचर का जो निचला अमाउंट है जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसकी बर्निंग शुरू हो जाती है, दहन शुरू हो जाता है, वो आग पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर को, उस ताप को ही हम क्या कह देते हैं? इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे कोई भी चीज़ आप आग के अंदर डालते हैं वो तुरंत नहीं जलती है, कुछ सेकंड का या सेकंड्स के भी कुछ पार्ट्स का वो टाइम लेती है, यानी कि उस टेम्परेचर को गेन करती है जहाँ पर वो जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर या ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। एंड द इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस
ज्वलनशील पदार्थ जो हैं हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है, ज्वलन ताप है, वो बहुत कम होता है, यानी कि बहुत जल्दी जलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस यानी कि ज्वलनशील, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। चलिए, इतना आ गया समझ में आपको? तो आगे चलते हैं। अब जो हम कंबशन की बात कर रहे हैं, दहन की बात कर रहे हैं, ये भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे स्लो में आपने देखा होगा धीरे धीरे कोई चीज़ जलती है, सुलगती है ना, तो उसे हम क्या कह देंगे? स्लो कंबशन। इसी तरीके से जैसे रैपिड कंबशन है, जिसे हम क्या कहते हैं? तीव्र दहन। हिंदी में आप इसे कहेंगे तीव्र दहन। A combustion that takes place rapidly at high speed with the production of heat and light is called rapid combustion, तीव्र दहन। यानी कि जब कोई भी जो आग है जो तेजी से जलती है, तो इस प्रकार का दहन जो क्या कहलाता है? तीव्र दहन कहलाता है। और जब कोई गैस तेजी से जलने लगती है, कोई भी पदार्थ जो तेजी से जलने लगता है, तो जो हीट और लाइट है यानी कि ऊष्मा और प्रकाश है वो उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का दहन क्या कहलाएगा? रैपिड कंबशन या तीव्र दहन। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे पेट्रोल है, तुरंत जलता है, एलपीजी है या स्पिरिट है, ये सब क्या है? हमारे रैपिड कंबशन के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर हम करें स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्वतः दहन। स्वतः दहन क्या होता है? A combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Suddenly, अचानक से ही जब कोई भी जो मटेरियल है बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्वतः दहन। जैसे बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन एयर, जो व्हाइट फास्फोरस है वो हवा के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और हवा में अपने आप से वो जल जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो फास्फोरस है उसको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, नॉन मेटल है, ये रिएक्ट नहीं करता है, और एयर के साथ जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये अचानक से जल उठेगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं? पानी में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। और इसी के अलावा हम देखें जैसे जो कोयले की खाने हैं, उनमें जो कोयले की डस्ट होती है वो कई बार अचानक उसमें दहन हो जाता है, स्पॉन्टेनियस जो हम कंबशन कह रहे हैं वो हो जाता है, और जिससे खतरनाक जो है अग्निकांड हो जाते हैं। जंगलों में भी आपने देखा होगा जैसे कभी अचानक से आग लग जाती है। अभी हमने पढ़ा था पिछले ही दिनों ऑस्ट्रेलिया का केस हम सबके सामने है। तो ये जो है आग अचानक से लग जाती है। हालांकि जो वनों में आग है बहुत बार जो मनुष्य की गलती है या लापरवाही है उसके कारण होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। यहीं अब हमारे पास एक और टर्म आती है एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट। विस्फोट क्या होता है? देखिए, जब कंबशन का वो प्रोसेस जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जो गैसेस इवॉल्व होती हैं, रिलीज होती हैं, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट ऊष्मा रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, और साउंड यानी कि आवाज़ भी आती है, तो उस तरह के कंबशन को हम क्या कह देते हैं? एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। तो यहाँ क्या है कि जब कंबशन दहन के अंदर जब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा लाइट रिलीज होती है और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ जो है गैसेस रिलीज होती हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? विस्फोट। जैसे आपने देखा होगा जब हम पटाखे जलाते हैं, है ना, तो क्रैकर इज इग्निटेड, सडन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है वहाँ पर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है गैस रिलीज होती है, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट या ऊष्मा है, लाइट है, साउंड है, वो जनरेट होती है। तो इस तरह के कंबशन को हम क्या कह देते हैं? एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट। ठीक है, अब ये जो विस्फोट हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो आग लग जाती है, ज्वलनशील पदार्थ जिन्हें हमने कहा है, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी है, तो जब ये जल जाते हैं, या हमने देखा स्पॉन्टेनियस कम्बशन कभी कभी हो जाता है, स्वतः आग लग जाती है, तो हम उसको रोकें कैसे, है ना? तो आग को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं उनको अगर जो फ्लेम्स हैं या जो आग है या जो एनर्जी जो उनको मिल रही है जलने के लिए, जो टेम्परेचर उनको मिल रहा है, उसको हम रोक दें, उस टेम्परेचर को हम कम कर दें, तो आग को हम रोक सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, जो भी आग लगती है या जो कंबशन है, इसके लिए हमें ईंधन
वायु और ऊष्मा, हमने यही चीजें पढ़ी हैं। जो कंबशन है, जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, एयर। तो अगर कहीं से एयर की सप्लाई बंद हो जाए, ठीक है, और टेम्परेचर हमने पढ़ा, इग्निशन टेम्परेचर, अगर वो टेम्परेचर कम कर दिया जाए, इग्निशन टेम्परेचर तक सब्सटेंस को पहुंचने ही नहीं दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार जैसे घरों में आग लग जाती है तो लोग क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं, है ना, और पानी डालते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, दूसरा जो एयर है वो उसको और ज़्यादा बढ़ा नहीं पाती है, एयर की एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से आग आगे बढ़ नहीं पाती है। तो ये तो हमारे जो जनरल हम तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन हर जगह हम आग और पानी को जो है, मिट्टी और पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते। सपोज तेल में, हम मान लीजिए तेल में आग लग गई है, तो क्या हम वहाँ पर पानी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो ऑयल से हैवी होता है। जब पानी का छिड़काव करेंगे उसके ऊपर तो क्या होगा, पानी तो नीचे चला जाएगा और ऑयल उसके ऊपर रह जाएगा, तो ऑयल जलता रहेगा, तेल जलता रहेगा, है ना, तो वहाँ पर वो कामयाब नहीं होगा। क्लियर? तो और बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीका होता है, जो सबसे अच्छा तरीका अगर हम माने तो क्या है, CO2 का। जो CO2 है वो जो ज्वलनशील पदार्थ हैं उनको, उन तक ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। ईंधन और ऑक्सीजन, ईंधन मतलब जो चीज़ जल रही है, जो एक उस वक्त उस फ्यूल का काम कर रही है, जो कंबस्टिबल या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, वो और उसके बीच एयर की जो सप्लाई है उसको रोक देती है। तो CO2 जो है, जो वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि हिंदी में हम जिसे कहते हैं अग्निशामक। अग्निशामक यानी कि आग बुझाने वाला यंत्र। क्लियर? तो जो CO2 है वो क्या है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा अग्निशमन का काम करती है, आग बुझाने का काम करती है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर अब हम फायर एक्सटिंग्विशर को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म हमें यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर एक सिलेंडर लगा हुआ है, मेटालिक सिलेंडर है, ये आपको नजर आ रहा है। ये एक मेटालिक सिलेंडर है ना, ये कंटेनर जिसे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक मेटालिक सिलेंडर है और फ्रॉम द बॉटम ऑफ विच राइजेज अ प्लंजर, एक प्लंजर होता है यहाँ पर। ये प्लंजर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, सी ना यहाँ पे, ये एक प्लंजर होता है। ठीक है, with a sharp end, on the sharp end of the plunger is placed a sealed thin glass tube containing concentrated sulfuric acid। और यहीं पर जब हम देखते हैं, ये ग्लास ट्यूब आपको नजर आ रही है, इसी के साथ अटैच होती है। यहाँ पर ये नोब है और ये हमें ग्लास ट्यूब नजर आ रही है जिसमें क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जो कंटेनर है हमारा, सिलेंडर है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो ये साथ ही आप देखिए, ये जो ट्यूब है, ग्लास की जो ट्यूब है, ये कांच की जो बोतल हमें नजर आ रही है, ये एक फिक्स्ड वायर गॉज केज से, ये केज से कवर्ड है ना, ये यहाँ पर जो है ये कवर्ड है। तो होता क्या है, यहीं पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये जो गॉज केज हो गया और इधर ही कहीं पर ये पाइप हमें नजर आ रही है जहाँ से जो गैस है वो रिलीज होगी। यहीं पर जो है एक क्या होगी, एक नोजल होगी। ये नोजल जो है वैक्स से सील्ड होती है, यानी कि जनरली अगर इसकी रिएक्शन हो जाए तो यहाँ से वो रिलीज नहीं होती। तो जब कभी भी हमें इसको यूज़ करना होगा तो क्या होगा, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होगा। कैसे होगा, जब कभी आग लग जाती है हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ फायर द प्लंजर इज हिट अगेंस्ट द फ्लोर। ये जो प्लंजर है, ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, इसको फर्श पर जोर से क्या किया जाता है, पटका जाता है सिलेंडर को, ताकि ये जो प्लंजर है ये टूट जाए। और इसका जो शार्प टिप है प्लंजर का, वो अंदर से, ये वाला जो टिप अंदर से इसका जाएगा, ये इस ग्लास ट्यूब को क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये है ना, ये ग्लास ट्यूब को तोड़ देगा। अब ये जो ग्लास ट्यूब अगर टूट जाएगी तो जो एसिड है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, इसके कांटेक्ट में आएगा और सोडियम बाइकार्बोनेट, जो दोनों होंगे क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, इनकी रिएक्शन होगी, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होगा। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंदर, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ से जो वैक्स सील है ये टूट जाएगी। और ये वैक्स सील ब्लो ऑफ होने के बाद जो सोल्यूशन है अंदर का, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वो क्या होगा, फोर्स के साथ इस नोजल से बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद जहाँ कहीं भी आग लगी हुई है उसको वहाँ पर जो है कवर कर लेगा और जो एयर की सप्लाई है उसको रोक देगा, जिससे आग लगने से क्या होगी, बच जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है, इनके रिएक्शन की हम बाथ करें तो रिएक्शन थोड़ी सी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। और यहीं पर अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा तो ये क्या होता है, H2SO4। तो ये जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसके टूट जाने से दोनों जो केमिकल्स है रिएक्शन होती है इनकी, और क्या बन जाता है, हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बनेगी, साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, और ये CO2 गैस साथ में रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा हम बैलेंस करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा Na2, यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2, ओके। तो 2Na हो गया यहाँ पर, ये H2 हमारे पास हो गए हैं 2, तो इधर 4 हो गए, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2H2। इसी तरीके से कार्बन का अगर हम देख लें तो इधर हमारे पास 2 है, तो इधर भी हम 2 लगा दें, तो ये हमारी बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन हमारी हो जाती है। तो ये जो CO2 है, जब इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो वैक्स सील है वो ब्लॉक हो जाएगी, हट जाएगी, टूट जाएगी, और नोजल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाएगी। अब यहाँ हमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो एक्सटिंग्विशर है, कौन सा, ये जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की हम बात कर रहे हैं ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, दिस एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द फायर कॉज्ड बाय सॉलिड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स ओनली। यानी कि जो सॉलिड इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वहीं पर हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि पानी को हम क्या कहते हैं, आग बुझाने वाला कहते हैं ना, कहीं आग लगी पानी डाल दो, लेकिन हर जगह हम उसका यूज नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से तो जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको भी हम हर जगह यूज नहीं कर सकते। जितने भी सॉलिड इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं वहीं पर ये कामयाब होगा, क्योंकि जो लिक्विड अगर हम देखें इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जो, अगर वहां पर हम इनका यूज करें, जैसे पेट्रोल है, तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन बाहर आएगा वो हैवी होने के कारण क्या बैठ जाएगा, उनसे नीचे रह जाएगा, है ना, और जो एयर का कट ऑफ है वो नहीं हो पाएगा, एयर की सप्लाई नहीं रुक पाएगी, तो वहां पर ये यूजलेस हो जाएगा। सो इट शुड नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी फायर्स एज द सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। यहाँ पर भी अगर हम देखें, ये जो है कंडक्टर है, तो अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में आग लग गई है तो वहाँ भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी और हम आप पानी डालेंगे तो क्या करेगा, पानी हम जानते हैं क्या होगा, कंडक्टर है ना, जब तक उसमें लवण घुले हुए हैं या इम्प्योरिटीज़ हैं, डिस्टिल्ड वाटर की मैं बात नहीं करेंगी यहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, तो करंट लगने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो यूजर विल गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इन जगहों पर हम इनको यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हुआ हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक, और हमने पढ़ा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और इसकी लिमिट हमने पढ़ी कि कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं और कहाँ हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब जो हम कंबशन की बात कर रही हैं, इनकम्प्लीट कंबशन, हम पढ़ते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट क्या होता है, पूर्ण दहन, और इनकम्प्लीट क्या होता है, अपूर्ण दहन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए जैसे कई बार मैं अपनी क्लासेस में पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हम अपने घरों में गैस स्टोव यूज़ करते हैं, चूल्हा यूज़ करते हैं, तो लगातार यूज़ करते करते जो हमारे बर्तन हैं धीरे धीरे वो काले होने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बर्नर के जो पोर्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ जो खाने पीने का सामान है वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जो एयर की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। और हमने पढ़ा है कंबशन के लिए क्या चाहिए होती है हमें, एयर इज द मस्ट, और वो एयर अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। और जब कंबशन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो है कार्बन कंटेंट जो है वो क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगा। जो कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स होंगे वो इधर उधर फैलेंगे, जो हमारे बर्तन हैं उनके ऊपर लग जाएंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन, पूरी तरीके से जब वो नहीं दहन हो पाता। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अनबॉर्न कार्बन पार्टिकल्स व्हिच कॉजेज पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में हम बाहर निकलते हैं, आपने देखा ना हमारे कपड़े ऐसे ब्लैकिश हो जाते हैं, है ना, लाइट कलर की चीज़ें हैं वो ब्लैक ब्लैक होने लग जाती हैं, तो वह यहीं पर ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, वो इन चीज़ों पर जमा होने लगते हैं। दूसरा, आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई
सर्दियों के अंदर अंगीठी जलाकर अंदर सो रहे थे या टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था उन्होंने, और सोते सोते ही वो उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये क्या है? पॉइजनस है, जहरीली गैस होती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल प्रोड्यूसेस लेस हीट एंड हेंस लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ फ्यूल। अब पूरी तरीके से अगर फ्यूल नहीं जलेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? वो वेस्टेज ही कहलाएगी। तो ये जो है डिसएडवांटेजेस है इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन की। अब हम बात करते हैं फ्लेम की। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब भी कंबशन होता है हमें लपटें दिखाई देती हैं, फ्लेम दिखाई देती है। तो यहाँ हमें कैंडल की जो फ्लेम है, लपट है, उसके थ्रू हम बताना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग जोन्स होते हैं फ्लेम के। सो देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम: डार्क जोन, ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम एंड नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये जो बाहर का सबसे ये ब्लू सा जो आपको नजर आ रहा है, पर्पल सा हमें नजर आ रहा है, ये क्या है? आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन जहां पर हो जाता है, ब्लू कलर का है ये। और यही क्या है? हॉटेस्ट पार्ट है। इसके नीचे जब हम यहाँ पर चले जाएंगे तो ये हमारा मॉडरेटली हॉट यानी कि कंपैरेटिवली कम गर्म हिस्सा होगा। और फिर ये जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा? मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन यानी कि यहाँ पर कुछ दहन हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल इसके अंदर जब हम चले जाएंगे, लीस्ट हॉट, ये सबसे कम गर्म होगा। तो आपने देखा होगा कई बार बच्चे भी ये खेल करके दिखाते हैं कि कैसे जो फ्लेम्स होती हैं, आप उन फ्लेम्स के अंदर आप हाथ लेके चले जाते हैं और उनको कुछ नहीं होता है ना। तो वो इसी हिस्से के अंदर आप ध्यान से देखिएगा कि वो जो फ्लेम है उसके कौन से हिस्से के अंदर तो वो अपने हाथ को या अपनी फिंगर को पास कर रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कई बार जो ट्रिकी दिखाते हैं, गेम दिखाते हैं, तो उसमें यही करते हैं कि वो इसी हिस्से से जो है अपना हाथ या अपनी फिंगर निकालते हैं, जो कि लिस्ट हॉट होता है, ठीक है। ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, यहाँ से कोई आपका जो हाथ या फिंगर है वो नहीं निकाल कर दिखाएगा, ठीक है। एंड दिस वन, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है, दिस इज द इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, ब्लैक कलर का जो हमें नजर आ रही है, बिल्कुल इसका जहाँ पर अनबर्न्ड हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्लेम के अलग अलग हिस्से। डार्क जोन, इट कंटेन्स वेपर ऑफ फ्यूल एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा हमें नजर आ रहा है। ल्यूमिनस जोन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं दीप्त भाग, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट कंबशन हो रहा है। नॉन ल्यूमिनस जोन, ये जो ब्लू वाला जो हमें नजर आ रहा है, जहां पर अदीप्त आप कह लें इसको, नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम, इट इज द आउटर जोन ऑफ फ्लेम दैट इज फेंटली ब्लू इन कलर एंड अंडरगोज कंप्लीट कंबशन ऑफ दी सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पर जो है पूरा दहन होता है। आउटर मोस्ट जो पार्ट है इसी को हम क्या कह रहे हैं? नॉन ल्यूमिनस, क्लियर। और ये अंदर वाला जो मिडल पार्ट या पार्ट हमने कहा, ये क्या है? हमारा ल्यूमिनस जोन, जहां पर कंबशन जो है पार्शियल हो रहा है, ये वाला जोन जो कहलाएगा हमारा ल्यूमिनस दीप्त, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लेम। ओके, द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कंबस्टिबल सब्सटेंस वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग। फ्लेम कब बनेगी? फ्लेम तभी बनेगी अगर जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है यानी कि जो दाह्य पदार्थ है वो वेपराइज होगा जलने के समय। जब वो वेपराइज हो पाएगा तभी वो फ्लेम्स बनेंगी, ठीक है। अगर वेपराइज नहीं होगा तो फ्लेम्स नहीं बनेंगी, क्लियर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि फ्लेम कब बनती है? व्हेन एवर द कंबस्टिबल सब्सटेंस वेपराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग। वेपर जब उसकी बनेगी तभी वो जल पाएगा, अदरवाइज वो नहीं, फ्लेम्स जो है वो नहीं बनेंगी, ठीक है। तो चलिए, ये हमने पढ़ लिया फ्लेम, अ रीजन ऑफ बर्निंग गैसेज इज कॉल्ड फ्लेम। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूल हमने बार बार पढ़ा है, हम बार बार इस टर्म को यूज कर रहे हैं कि फ्यूल मिलेगा तभी दहन होगा। इसे हम क्या कहते हैं? ईंधन हिंदी में, है ना। तो फ्यूल इज ए सब्सटेंस व्हिच मे बी बर्न टू प्रोड्यूस कंसिडरेबल हीट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स। फ्यूल क्या है? ईंधन क्या है? ईंधन वो पदार्थ है जिसके जलने पर क्या होता है? दहन हो। क्या हुआ? ईंधन एक ऐसा पदार्थ है जो जलने पर जितनी हमारी हीट की ज़रूरत है, अमाउंट प्रॉपर हीट का, एनर्जी का, ऊष्मा का जनरेट करे और वेस्ट या जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो साथ में ना बने, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे? ईंधन। तो आइडियल फ्यूल क्या हो जाएगा? आदर्श ईंधन जिसे हम कहते हैं। देखिए, ईंधन भी आदर्श होते हैं ना, बिल्कुल होते हैं। तो द फ्यूल विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल। तो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी? ऑल द रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले तो वो अच्छे से कंप्लीट उसका कंबशन हो,
कंप्लीट कंबशन होने के साथ साथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो है वो साथ में रिलीज ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो पूरी करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल फ्यूल कहलाएगा। अब हम जो बात करें कंसिडरेबल हीट, तो कंसिडरेबल हीट क्या है, कैसे तय करेंगे कि ये जो फ्यूल है वो एक आदर्श फ्यूल है कि ये कितनी मात्रा में जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा। तो एक यहाँ पर हमारे पास टर्म आती है कैलोरीफिक वैल्यू, ईंधन दक्षता जिसे हम कहते हैं, या ऊष्मीय मान। तो हर ईंधन का अपना एक ऊष्मीय मान होता है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ऊष्मीय मान। तो उस ऊष्मीय मान से ही हम पता लगाते हैं कि ये ईंधन कितना अच्छा है, कितनी एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज कर सकता है। तो the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value। यानी कि 1 किलोग्राम फ्यूल के जलने पर कितनी जो है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। कंप्लीट कम्बशन होना यहाँ पर ज़रूरी है, पूर्ण दहन होना ज़रूरी है। तो 1 किलोग्राम किसी भी फ्यूल के जलने पर जितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। और इसे हम किस में मेजर करते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर। क्लियर, जो इसकी यूनिट होगी वो। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इन द एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, ये भी हमने पढ़ ही लिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कंप्लीट कम्बशन ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो साथ ही साथ अगर हम देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एयर के अंदर, कार्बन के रिलीज होने पर जो है ग्लोबल वार्मिंग हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये सन रेज को ट्रैप कर लेती है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो है ऑक्साइड्स हैं, जो फ्यूल जलता है तो उससे सल्फर, नाइट्रोजन ये सब रिलीज होती हैं, इनके ऑक्साइड्स बनते हैं और जो बारिश का पानी होता है उसके साथ मिलकर ये अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिससे हम क्या कह देते हैं, एसिड रेन, विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। इन सब के लिए क्या है, ये हार्मफुल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलोरीफिक वैल्यूज़। तो यहीं पर फ्यूल के हम भी टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, सॉलिड फ्यूल्स हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं, गैसेस फ्यूल्स हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट्स के बेस पर हम फ्यूल्स को अलग अलग टाइप से पढ़ लेते हैं। जैसे सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, रूम टेम्परेचर पर जो सॉलिड रहते हैं, जैसे क्या होगा, वुड है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, चारकोल, कोल, कोक, ये सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सॉलिड फ्यूल्स। वहीं जो लिक्विड फॉर्म में होंगे, जैसे लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस है, पेट्रोल है, ऑयल है, सॉरी नॉट हाइड्रोजन गैस, लिक्विफाइड हाइड्रोजन है, पेट्रोल है, ऑयल है, कैरोसिन, डीजल, कोलतार हमने पढ़ा था, तो ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। यहीं अगर हम गैसेस फ्यूल की बात करें, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में रहते हैं, तो वाटर गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस है, कोल गैस है, सीएनजी है, गोबर गैस है, ये सब गैसेस फॉर्म में है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, गैसेस फ्यूल्स। ठीक है, तो ये तीनों हो गए हमारे स्टेट के बेस पर। अब यहाँ पर हम जो हम फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ जो फ्यूल हैं हम उनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सॉलिड फ्यूल हमने पढ़ा, तो काउ डंग, गाय का गोबर जो होता है ना, उसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो काउ डंग केक जो है, इसमें अगर हम देखें 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है। वहीं अगर हम कोल की बात करें, यानी कि कोयले की बात करें, तो इसकी 25,000 यानी कि 25,000 से 33,000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वुड की बात करें तो 17,000 से 22,000 होती है। क्लियर। अब कुछ लिक्विड देख लेते हैं, जैसे पेट्रोल ही है। पेट्रोल की अगर हम देखें तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 45,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, और इसके बाद डीजल है, इसकी भी 45,000 होती है। कैरोसिन है, इसकी भी 45,000 होती है। और वहीं अगर हम गैसेस की देखें तो जैसे सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, इसकी कितनी होती है, 50,000 इसकी। ठीक है, 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। यहीं बायोगैस है, बायोगैस की अगर हम बात करें तो इसकी 35,000 to 40,000 तक होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ओके,
तो ये कुछ हैं फ्यूल्स हमारे। और जैसे कि मैंने आपको आइडियल फ्यूल का बताया ही है, क्या होगा अब जिनकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ अच्छी होंगी, जो इजीली अवेलेबल होंगे, सस्ते होंगे और जिसमें बहुत ज़्यादा साइड प्रोडक्ट्स जनरेट नहीं होंगे, रेजिड्यू नहीं बचेगा कोई, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन जिनका इजी होगा और जिनका कंबशन जो है वो कंट्रोल कर सकें, इजी टू स्टोर हो, लो इग्निशन टेम्परेचर हो, तो वही सब क्या होंगे, हमारे अच्छे फ्यूल कहलाएंगे, है ना। जो हमारे आइडियल फ्यूल की हमने बात की है या अच्छा फ्यूल हमने जिसे कहा है। अब हम हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है ना। ग्लोबल वार्मिंग हुआ, या एसिड रेन हमने पढ़ा अभी, जो क्रॉप्स को, मॉन्यूमेंट्स को, हमारी बिल्डिंग्स हैं, मिट्टी है, इन सबको इफेक्ट करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कह रहे हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ ही लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जो एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं। नाइट्रोजन का भी जैसे हमने पढ़ा, जो है एसिड, इसके ऑक्साइड्स जब बन जाते हैं तो एसिड रेन में ये बढ़ा देते हैं एसिड रेन को। फ्लाई ऐश है जो बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे जो थर्मल पावर जनरेशंस होते हैं उनमें जो कोल प्रोड्यूस हो जाता है, जो कोयला जलता है, जो उसका दहन होता है, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, जिसे हम फ्लाई ऐश कह देते हैं, जिससे सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन होते हैं। फ्लाई ऐश यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए, फ्लाई ऐश, ठीक है, जिसे आप आम भाषा में धुआं कह लीजिए, लेकिन धुआं फिर भी गैसेस फॉर्म है, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं। किसके? एल्यूमिना के, एल्यूमिना है, सिलिका है, ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैग्नीशियम होता है इसके अंदर, कैल्शियम होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो है पार्टिकल्स जो होते हैं ये एनवायरनमेंट में पहुँच जाते हैं, फ्लाई ऐश जिसे हम कहते हैं, और ये बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं। और इसमें टॉक्सिक हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जैसे लेड है, ठीक है, कॉपर है, आर्सेनिक है, कोबाल्ट है, ये हैवी टॉक्सिक मटेरियल्स भी इनके अंदर हो सकती हैं। क्लियर? और जब ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट कर सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हमारे जनरेट कर सकते हैं, तो बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो इन फ्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, बर्निंग फ्यूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का चैप्टर, फ्लेम, कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन एवं ज्वाला। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझा दी गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, आपके लिए कमेंट बॉक्स है। तो देखते रहें वीडियोस, पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम मोटिवेट हो।